नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। और आज की देश की तमाम बड़ी खबरें इस स्पेशल बुलेटिन में। इसके अलावा हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक स्पेशल बुलेटिन पब्लिश किया है 1 घंटे का, और इसके बाद ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राज्य स्तर की खबरों का विश्लेषण है इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। महाराष्ट्र की सरकार में शामिल एनसीपी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता और विधायक हैं नरहरी झिरवाल सहित महाराष्ट्र के मंत्रालय जो है ये महाराष्ट्र के मंत्रालय की 3री मंजिल से कूद गए। राहत की बात यह है कि वो बिल्डिंग में लगे सुरक्षा जाल में उलझ गए, इससे उनकी जान बच गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया। आपको बता दें कि झिरवाल विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी है। आदिवासी समुदाय के चुने गए विधायकों और सांसद के एक समूह ने जो है शुक्रवार को राज्य सरकार के मुख्यालय मंत्रालय में विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात नहीं हो पाने के कारण इमारत के अंदर आत्महत्या के प्रयासों को रोकने के लिए लगाए गए सुरक्षा जाल पर विधायक चढ़ गए। विधानसभा के उपाध्यक्ष एनसीपी विधायक नरहरी झिरवाल के अलावा बहुजन विकास आघाड़ी विधायक राजेश पाटिल और भाजपा सांसद हेमंत सवारा भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। ये सभी 2 अन्य लोगों के साथ मंत्रालय में आत्महत्या के प्रयासों को रोकने के लिए लगाए गए सुरक्षा जाल पर कूद गए। कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री शिंदे से नाखुश थे। ये सभी वे पेशा अधिनियम के तहत आदिवासी युवाओं की भर्ती पर रोक हटाने की मांग कर रहे हैं। वह अनुसूचित जनजाति कोटे से धनगर आरक्षण देने की मांग का भी विरोध कर रहे हैं। जिस समय यह घटना घटी उस समय मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक चल रही थी। शुक्रवार दोपहर ये सभी मंत्रालय पहुंचे। झिरवाल, पाटिल और सवारा ने 7 मंजिला इमारत की 2री मंजिल पर लगे सुरक्षा जाल पर चढ़ गए। वहीं किरण लाहमटे, हीरामन खोसकर जैसे अन्य विधायकों ने उसी मंजिल पर गलियारे में धरना शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मियों को उन्हें 2री मंजिल के गलियारे में उतरने से पहले काफी समझाना पड़ा। विरोध नेतृत्व का प्रदर्शन कर रहे झिरवाल ने कहा, हम मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने से पहले मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम राज्यव्यापी विरोध शुरू करेंगे। आपको बता दें कि धनगर समुदाय को पहले से ही ओबीसी के तहत एक उप श्रेणी में आरक्षण प्राप्त है। वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें एसटी श्रेणी में शामिल किया जाए। तो ये महाराष्ट्र की खबर। बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल से एक अहम खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता अर्जुन सिंह के घर पर बम फेंके गए हैं और गोलियां चलाई गई हैं। भाजपा नेता ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सुबह 8:30 बजे हमला हुआ है। अर्जुन सिंह उत्तर 24 परगना के रहने वाले हैं और वहीं पर उनके घर में ही बने दफ्तर पर यह अटैक किया गया है। सिंह ने दावा किया कि बम के चलते उन्हें मामूली जख्म भी आया है। अर्जुन सिंह ने इस संबंध में एक वीडियो भी एक्स पर डाला है। उन्होंने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, आज सुबह जब हर कोई माँ दुर्गा की पूजा में व्यस्त था तो बहुत से जिहादी और गुंडों ने मेरे घर पर हमला कर दिया। यह हमला एनआईए के मामले में आरोपी सिंह के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने कहा कि इस हमले में टीएमसी के स्थानीय पार्षद का बेटा भी शामिल है। इनकी ओर से मेरे घर और दफ्तर पर हमला किया गया है। यही नहीं, उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि हमले के दौरान उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मेरे घर पर 15 बम फेंके और करीब 1 दर्जन बार फायरिंग भी की। अर्जुन सिंह की ओर से शेयर किया गया वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इसकी स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकी है। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया कि इतनी बड़ी संख्या में बम फेंके गए कि मौके पर अंधेरा सा छा गया। अर्जुन सिंह का घर उत्तर 24 परगना के जगदाल पुलिस स्टेशन थाने के अंतर्गत आता है। इस घटना पर थाने के एक अधिकारी ने कहा कि अब तक किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। मौके पर पुलिस बल जो है उसे जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा व्यवस्था को संभालने के लिए अतिरिक्त बलों की भी तैनाती की जा चुकी है। अर्जुन सिंह पहले टीएमसी में रह चुके हैं। वह टीएमसी के पार्थ भौमिक के मुकाबले लोकसभा चुनाव में हार गए थे। वहीं टीएमसी के स्थानीय विधायक सोमनाथ श्याम ने अर्जुन सिंह के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि सिंह ने खुद ही 4 राउंड फायरिंग कराई थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इससे पहले कि हम अगली खबर की ओर बढ़ें, आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में जो है पश्चिम बंगाल के हालात जो है काफ़ी खतरनाक हो गए हैं। एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उनकी हत्या के मसले के बाद जो है लगातार टीएमसी की सरकार और ख़ासकर ममता बनर्जी जो वो निशाने पर रह रही है। तृणमूल कांग्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल में सत्ता में काबिज है और वहाँ की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी हैं, जो टीएमसी की मुखिया भी हैं।
और बीते कुछ महीने में वहाँ पर महिलाओं के साथ हो रही ज्यादती, रेप, मर्डर और अपहरण की वारदातों ने जो है, साथ ही छेड़छाड़ की वारदातों ने जो है काफ़ी खबरों में पश्चिम बंगाल को ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त और तल्ख टिप्पणी की और यहाँ तक कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पश्चिम बंगाल में हो रहे जो हुए वारदातों पर जो है सख्त और कड़ी टिप्पणी और अपनी राय जो है वो देनी पड़ गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की। बिहार का राजनीतिक माहौल बदलने की जनसुराज की कोशिशों के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अटल बिहारी सरकार में मंत्री रह चुके संजय पासवान प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी के मुरीद बन गए हैं। संजय ने प्रशांत किशोर को सुनने के लिए 2 अक्टूबर को वेटनरी कॉलेज मैदान भी पहुंच गए थे, जब जनसुराज पार्टी बन रही थी और दलित समुदाय से आने वाले पूर्व राजनयिक मनोज को पार्टी का पहला नेता और कार्यकारी अध्यक्ष उस वक्त जो है घोषित किया जा रहा था। संजय ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा कि जीतन मांझी को छोड़ दे तो बिहार में 35 साल से पिछड़ी जाति से ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब दलित या महादलित के सीएम बनने का समय आ गया है। बिहार में 19% से ज्यादा आबादी जो है वो दलित की है। संजय ने कहा कि मनोज को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को पीके का एक साहसिक कदम कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रशांत द्वारा एक दलित को नेतृत्व थमाने से सामाजिक मंथन होगा जिसका दूरगामी असर हो सकता है और इसका नतीजा देर सवेर दिखेगा। भाजपा ने 2025 का विधानसभा चुनाव जेडीयू अध्यक्ष और मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान कर रखा है। संजय ने पिछले महीने भी दलित मुख्यमंत्री का मुद्दा उठाया था और कहा था कि बीच की जातियों को काफी समय और मौका मिल चुका है। पासवान ने कहा दलितों की इच्छा है कि उनके बीच से कोई मुख्यमंत्री बने और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बिहार में पिछले 3.5 दशक में 2.25 मुख्यमंत्री हुए हैं। एक आरजेडी से लालू यादव और राबड़ी देवी के रूप में, दूसरे नीतीश कुमार हैं, दोनों पिछड़ी जाति से हैं। कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी थे। अब दलित या महादलित सीएम का समय आ गया है, ये मेरी निजी राय है। बिहार में चिराग पासवान और जीतन मांझी अपनी अपनी पार्टियों के नेता हैं, जबकि अशोक चौधरी जेडीयू में आकर मंत्री बनने से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सभी पार्टियों में कोई ना कोई दलित नेता है, लेकिन संजय कहते हैं कि इन सब का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनमें किसी का भी दलितों के लिए कुछ करने की हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा हर पार्टी में दलित और महादलित समुदाय के लोगों के लिए जगह खाली है क्योंकि उनमें आकांक्षा बढ़ी है। एक दलित को जनसुराज पार्टी का अध्यक्ष बनते देखना अच्छा लग रहा है और यह दिखाता है कि प्रशांत कितनी बारीकी से कदम बढ़ा रहे हैं। बाकी दलित नेता बस राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर राजनीति को सोच रहे हैं और जी रहे हैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं सलाम करता हूँ। एक भरोसेमंद चेहरा दलितों को एकजुट कर सकता है। पासवान ने हालांकि कहा कि समय आ गया कि सारी पार्टियां बहस को पिछड़े से दलितों की तरफ ले जा। बागडोर बदलती रहनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अगले खबर की ओर। खबर बिहार से ही है। बिहार से जुड़ी खबर है, हालांकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बाहुबली पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद मर्डर केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत 6 आरोपियों को बरी करने के फैसले को सही ठहराया है, लेकिन पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 2 आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को सरेंडर और जेल जाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस समय राष्ट्रीय जनता दल के नेता मुन्ना शुक्ला वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़े थे। 26 साल पहले 13 जून 1998 को पटना के IGIMS इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती बृज बिहारी को गोलियों से भून डाला गया था। ट्रायल कोर्ट ने 2009 में सूरजभान, मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी समेत 9 आरोपियों को दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला के अलावे मंटू तिवारी की सजा जो है वो बहाल रखी है। पटना हाईकोर्ट ने सबूतों का अभाव बताकर 2014 में सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत 9 आरोपियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बृज बिहारी की पत्नी और पूर्व सांसद रमा देवी और CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और R महादेवन की बेंच ने 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक राजन तिवारी, ललन सिंह, मुकेश सिंह, मंटू चौधरी और राम निरंजन चौधरी की रिहाई को सही ठहराया है। केस में शुरुआत में 15 आरोपी थे, लेकिन ट्रायल और अपील के दौरान बाकी की मौत हो गई। एडमिशन घोटाले में जेल में बंद बृज बिहारी प्रसाद इलाज का
जो है का इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में जबरदस्त सुरक्षा घेरे में इलाज चल रहा था। सरकारी कमांडो और प्राइवेट आर्मी के कवर को तोड़ने वाले हमलावरों ने ब्रिज बिहारी की सुरक्षा में एक बॉडीगार्ड को भी मार डाला था। उत्तर प्रदेश का चर्चित शूटर श्री प्रकाश शुक्ला हत्या में शामिल था, जिसे उस समय सूरजभान सिंह का शूटर माना जाता था। ब्रिज बिहारी की हत्या के अगले दिन पूर्णिया में सीपीएम के विधायक अजीत सरकार की भी हत्या हो गई थी। उस हत्या में भी राजन तिवारी का नाम आया था। राजन के साथ सांसद पप्पू यादव भी आरोपी बनाए गए थे। हाईकोर्ट ने पप्पू यादव और राजन तिवारी को 2013 में बरी कर दिया, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ब्रिज बिहारी प्रसाद मोतिहारी से निकलकर बिहार की राजनीति में छा गए। एक बहुत दबंग बनिया नेता थे और तब सवर्ण और पिछड़ों के झगड़े में बैकवर्ड नेता माने जाते थे। मोतिहारी से कई जिलों तक उनका सिक्का चलता था। ब्रिज बिहारी का मुजफ्फरपुर के डॉन छोटन शुक्ला से झगड़ा था, जो मुन्ना शुक्ला का भाई था। वर्चस्व की लड़ाई में छोटन शुक्ला की 4 दिसंबर 1994 को चुनाव प्रचार से लौटने के दौरान हत्या हो गई। इस हत्या से ब्रिज बिहारी प्रसाद को जोड़ा गया। छोटन शुक्ला 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में सनसनी बनकर आई एक पार्टी का नेता था। अगले दिन छोटन शुक्ला की शव यात्रा के दौरान भीड़ ने गोपालगंज के तत्कालीन डीएमजी कृष्णैया को मुजफ्फरपुर में मार दिया। मुन्ना शुक्ला इस केस में दोषी ठहराया गया। बाद में मुन्ना शुक्ला बरी हो गए। उधर मोतिहारी में डॉन देवेंद्र दुबे और विनोद सिंह के बीच भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दुबे सूरजभान सिंह के साथ आ गया और जबकि विनोद सिंह ने ब्रिज बिहारी से हाथ मिला लिया। 1995 का चुनाव देवेंद्र दुबे जेल में रहकर जीतकर विधायक बना था। नीतीश कुमार की तब की समता पार्टी ने दुबे को टिकट दिया था, लेकिन बाद में क्रिमिनल को लड़ाने के विवाद के समर्थन वापस ले लिया था। नाम वापसी वगैरह का समय बीत चुका था, इसलिए नीतीश के सिंबल पर ही दुबे लड़े, लेकिन बिना नीतीश के समर्थन के जीते। ब्रिज बिहारी तब तक आदापुर से 2 बार विधायक जीत चुके थे और लालू के बहुत करीबी बन चुके थे। राबड़ी देवी सरकार में मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद के प्रभाव का फायदा उठाने के लिए लालू ने 1998 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी रमा देवी को राजद से लड़ाया। ब्रिज बिहारी का प्रभाव और बढ़ जाने के डर से विनोद सिंह ने देवेंद्र दुबे को उकसाया और दुबे सपा के टिकट पर लड़ गया। बीजेपी ने राधा मोहन सिंह को उतारा। चुनाव तो रमा देवी जीत गई, लेकिन वोटिंग के ही दिन 22 फरवरी को देवेंद्र दुबे की हत्या कर दी। इस हत्या में ब्रिज बिहारी प्रसाद का हाथ माना गया। छोटन शुक्ला की हत्या से मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह वगैरह को जो जख्म मिला था, वो देवेंद्र दुबे की हत्या से और गहरी हो गई। देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद विरोधी गैंग के सरगनाओं ने ब्रिज बिहारी प्रसाद को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 4 महीने बाद 13 जून को ब्रिज बिहारी की दुस्साहसिक हत्या उसकी परिणति थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनसुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत ने जनसुराज पार्टी के गठन और पार्टी के पहले नेता मनोज के नाम पर ऐलान कर दिया है। प्रशांत ने पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में जनसुराज पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज के नाम की घोषणा की, जो मधुबनी के रहने वाले हैं और दलित जाति से आते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट मनोज भारतीय विदेश सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं। प्रशांत ने कहा कि अगले साल मार्च तक नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। पहले से चर्चा थी कि प्रशांत किसी दलित को पार्टी का अध्यक्ष बना सकते हैं। मनोज मधुबनी के रहने वाले हैं। जमुई से स्कूली शिक्षा और नेतरहाट के बाद मनोज IIT से पढ़े हैं। आगे IFS अधिकारी बने मनोज कई देशों में राजदूत रह चुके हैं। प्रशांत ने मनोज के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि जब उन्होंने कहा कि वो नेता नहीं बनेंगे तो लोगों ने कहा कि आपके जितना काबिल आदमी कैसे मिलेगा। प्रशांत ने कहा कि मनोज हमसे ज़्यादा काबिल हैं। प्रशांत IIT नहीं गए, मनोज गए हैं। प्रशांत IFS नहीं बने, मनोज IFS रहे। पीके ने मीडिया से बातचीत में प्रमुख पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों का नाम लेकर कहा था कि जब उनके अध्यक्ष का नाम सामने आएगा तो सब चौंक जाएंगे। प्रशांत ने कहा था कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष की बाकी अध्यक्षों से तुलना होगी तो सबको गर्व होगा। प्रशांत ने पार्टी बनाने से पहले रविवार को मीडिया से लंबी बातचीत की थी और कहा था कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के संविधान में जनप्रतिनिधि वापसी के अधिकार, राइट टू रिकॉल का प्रावधान होगा। जनसुराज पार्टी सिर्फ उस कैंडिडेट को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी
उम्मीदवार बनाएगी और टिकट देगी जो राइट टू रिकॉल पर अपनी सहमति का शपथ पत्र पर साइन करके हलफनामा देगा। प्रशांत ने कहा था कि उनकी पार्टी से जीते विधायकों के क्षेत्र में अगर जनसुराज के 1/3 संस्थापक सदस्य अविश्वास जाहिर करते हैं तो वहां वोटिंग कराई जाएगी और अगर संस्थापक सदस्यों का विश्वास मतदान में हासिल नहीं हुआ तो उसे इस्तीफा देना होगा। प्रशांत की जनसुराज पद यात्रा के दौरान कई पूर्व नौकरशाह जो है वो जुड़े हैं। दूसरे दलों में भी दरकिनार चल रहे कई नेता हाल के दिनों में जनसुराज में शामिल हुए हैं जिनमें देवेंद्र प्रसाद यादव, मुनाजिर हसन, पूर्णमासी राम, सीताराम यादव, विनीता विजय जैसे नाम शामिल हैं। चर्चा है कि चुनाव से पहले बिहार और दूसरे राज्यों में भी अहम पदों पर काम कर रहे कई IAS और IPS अफसर रिटायरमेंट के बाद जनसुराज पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में पिछले महीने भारतीय पुलिस सेवा मतलब IPS अफसर की फर्जी वर्दी पहनकर घूमते हुए धरा गया लड़का मिथिलेश मांझी अब भोजपुरी और मगही गानों का हीरो स्टार बन गया। मिथिलेश को लेकर एक के बाद एक कई गाने रिलीज हो रहे हैं। अब तक आधा दर्जन गाने YouTube पर आ चुके हैं और सब मिलाकर लगभग 4 लाख व्यूज बटोर चुका है। विशाल म्यूजिक के गाने पर 95,000 व्यूज है जिसे चंदन और पुनीता ने गाया है। इस गाने की सबसे खास बात यह है कि इसमें खुद मिथिलेश मांझी ने भी एक्टिंग की है। सबसे ज्यादा व्यूज इस समय देहाती फिल्म्स के उस गाने पर है जिसे आशीष यादव नाम के गायक ने गाया है। इसे लगभग 2.25 लाख लोग देख चुके हैं। इसी चैनल ने ब्लैकी यादव का गाया हुआ एक और गाना डाला है जिसे 35,000 दर्शक मिले। मसाला म्यूजिक वर्ल्ड नाम के YouTube चैनल पर पगला प्रेमी नाम के गायक का गाना 3,000 से नीचे संघर्ष कर रहा है और भी कई छोटे बड़े YouTube चैनल मिथिलेश मांझी को पकड़े जाने के वीडियो के साथ गायक का गाना मिक्स करके रिलीज कर रहे हैं। मिथिलेश लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है जिसे IPS की वर्दी में कुछ दिन पहले जमुई पुलिस ने सिकंदरा में पकड़ा था। मिथिलेश ने पुलिस को बताया था कि खैरा गांव के रहने वाले मनोज सिंह ने उसे 2 लाख रुपए में IPS बनाने का झांसा देकर रुपए ठग लिए और यह वर्दी पकड़ा दी थी। पुलिस ने मिथिलेश मांझी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया था लेकिन मनोज सिंह की तलाश चल रही है। पुलिस की हिरासत से छूटने के बाद मिथिलेश डिजिटल मीडिया में छाया हुआ है। इंटरव्यू पर इंटरव्यू हो रहे हैं जिनमें वो अपनी गलती कबूल रहा है और कह रहा है कि अब डॉक्टर बनने की कोशिश करेगा। मिथिलेश की चर्चा को बनाने के लिए बिहार के स्थानीय गायक कूद पड़े हैं और एक के बाद एक गाना गाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। कुछ गाने वायरल भी हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में चल रही जमीन सर्वे यानी भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया के बीच पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने एक फैसले में यह तय किया है कि जिस जमीन पर रैयत की जमाबंदी कायम है उस पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण कानून के तहत मुकदमा चलाना कानूनन गलत है। हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित कुमार की एकल पीठ ने प्रेमचंद की रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। दरअसल यह मामला मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड स्थित मानपुर जो है वहां से जुड़ा है। आवेदक की रहती इस जमीन पर बेनीपट्टी के अंचलाधिकारी ने अतिक्रमणवाद चलाने के लिए नोटिस जारी किया था। उसमें दावा किया गया कि यह जमीन सरकारी है। इसके बाद जमीन मालिक की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। आवेदक के वकील जितेंद्र किशोर ने कोर्ट को बताया कि यह जमीन खतियानी है। उसके पूर्वज के नाम से जमीन की जमाबंदी कायम है। बिहार सरकार उस जमीन का लगान भी वसूलती है। ऐसे में वो जमीन सरकारी कैसे हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की और खबर है यूपी से, उत्तराखंड से। खेल और खिलाड़ियों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगाव जग जाहिर है। जब बात खेल की नन्ही प्रतिभाओं की हो तो फिर क्या ही कहना। दरअसल गोरखपुर मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जो है में देश के सबसे कम उम्र के फिडे विश्व शतरंज महासंघ रेटेड खिलाड़ी और गोरखपुर के रहने वाले कुशाग्र अग्रवाल के साथ शतरंज खेल का उत्साहवर्धन किया। सीएम ने लिटिल चैम्प से शतरंज के खेल में मोहरों की चाल और शाहमात पर खूब बात की। कुशाल अग्रवाल शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी का आशीर्वाद लेने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। कुशाग्र अभी सिर्फ 5 साल 11 माह के हैं और यूकेजी में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी उपलब्धि उम्र से काफ़ी ज़्यादा है। 1428 रैपिड फिडे रेटिंग हासिल करवाई इस समय भारत में सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड खिलाड़ी हैं। उन्होंने 4 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया और अपनी प्रतिभा के दम पर 1 साल में ही फिडे रेटिंग हासिल कर ली। शतरंज का शुरुआती प्रशिक्षण उन्हें अपनी बहन अविका से मिला, जो खुद भी शतरंज की बेहतरीन खिलाड़ी हैं। कुशाग्र अब तक पटना, बेंगलुरु, पुणे में आयोजित लगभग अंतर्राष्ट्रीय
फेडरेटेड प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी बनकर पुरस्कार जीत चुके हैं। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न केवल कुशाग्र को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया, बल्कि उनके साथ शतरंज खेलकर खूब उत्साह भी बढ़ाया। उन्होंने कुशाग्र से शतरंज की चालों से जुड़ी बारीकियों पर भी चर्चा की। सीएम ने आश्वस्त किया कि कुशाग्र की प्रतिभा को और निखारने के लिए यूपी सरकार हर तरह की मदद करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि शतरंज का नन्हा अंतर्राष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी आने वाले समय में गोरखपुर और प्रदेश के साथ ही साथ देश का भी नाम दुनिया में रोशन करेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के हमीरपुर में एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा। भरुआ सुमेरुपुर पुलिस स्टेशन जो है उसके प्लेटफॉर्म पर लगाए गए लकड़ी के गुटकों को देख लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दिया। साथ ही स्टेशन प्रबंधक को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। रेलवे के जो अवर अभियंता हैं उन्होंने कार्यदायी संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा है। दरअसल कानपुर बांद्रा रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का काम कार्यदायी संस्थान केपीटीएल करा रही है। शुक्रवार को कानपुर से मानिकपुर जाने वाली मेमू ट्रेन शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे कस्बे के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचने वाली थी। दोहरीकरण का काम करा रही कंपनी केपीटीएल ने कार के लिए पटरियों और प्लेटफॉर्म के दीवार के बीच लकड़ी के गुटके लगा रखे थे, लेकिन काम के बाद इसे हटाया नहीं गया था। मेमू ट्रेन को बिना प्लेटफॉर्म देखे लाइन पर ले लिया गया। जब लोको पायलट ने पटरी पर गुटके देखा तो इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। ड्राइवर ने वॉकी टॉकी से स्टेशन प्रबंधक को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद आला अधिकारी प्लेटफॉर्म की ओर दौड़े और पटरियों के बीच लगे गुटकों को आनफान हटाया। लोको पायलट की सतर्कता के चलते ट्रेन बेपटरी होने से बच गई। स्टेशन प्रबंधक ने इस मामले की जानकारी सीआरपीएफ समेत अन्य अधिकारियों को दी, जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। रेलवे के अवर अभियंता ने बताया कि यह कंपनी के कर्मियों की बड़ी लापरवाही है। संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बीजेपी के साथ चुनाव बाद गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है? विधानसभा चुनाव नतीजों से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में ये चर्चाएं तेज हैं। इसे लेकर अब एनसीए का बयान आ गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम पीछे के दरवाजे इंडिया अलायंस से बाहर एक अलग गठबंधन की चर्चाओं को खारिज करते हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि वह ऐसे फर्जी दावों पर भरोसा न करें जिन्होंने हम पर यकीन किया है। हम ऐसी अफवाहों को खारिज करते हैं और लोगों से अपील है कि ऐसी चर्चाओं पर यकीन ना किया जाए। यह चर्चा इस बात से शुरू हुई थी कि जिसमें श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद मट्टू ने एक पोस्ट में ऐसा दावा किया था। मट्टू ने एक्स पर लिखा था, भाजपा के किस प्रतिनिधि से फारूक अब्दुल्ला की पहलगाम में एक नहीं बल्कि 2 बार मुलाकात हुई है? आखिर पहलगाम में दोनों के बीच किस समझौते को लेकर बात हुई? आखिर भाजपा को लेकर एनसी ने जो इतनी बातें कही थी उनका क्या हुआ? उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कयास भी लगने लगे कि क्या एनसी का भाजपा के साथ गठबंधन होने वाला है। दरअसल मट्टू से पहले भी कई लोग ऐसे कयास लगाते रहे हैं कि यदि भाजपा एनसी या किसी अन्य दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो फिर गठबंधन की सूरत बन सकती है। ऐसे स्थिति में चिर प्रतिद्वंदी भाजपा और एनसी भी साथ आ सकते हैं। मट्टू के ट्वीट पर एक यूजर ने यह भी लिखा, यह अफवाह है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है? इस पर मट्टू ने लिखा था, अफवाह। पहलगाम में फारूक अब्दुल्ला की गैर राजनीतिक मध्यस्थों की मौजूदगी में भाजपा के लोगों से बात हुई है। अब इस पर एनसी को बोलना चाहिए। फिर मैं बताऊंगा कि किस जगह किन लोगों ने और क्या बात की थी। मैं इसकी पूरी जानकारी ही दे दूंगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बीच आपको बताते चलें कि जम्मू और कश्मीर में जो है 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर और तीसरा और आखिरी चरण 1 अक्टूबर को हो चुका है। साथ ही हरियाणा में कल जो है 5 अक्टूबर को जो है वो विधानसभा के 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर और हरियाणा दोनों के चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह ऐतिहासिक निर्णय है। पीएम मोदी ने हमेशा भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। आज मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली जैसी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दी गई है।
2013 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ऐन पहले यह सरकार का बड़ा दाव माना जा रहा है। गुरुवार को मोदी सरकार के ऐलान के बाद अब कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी। इसमें से पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। गुरुवार को अहम फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने ऐलान किया कि शास्त्रीय भाषा में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाएं भी होंगी। ये महाराष्ट्र मराठी, बिहार से पाली और प्राकृत, पश्चिम बंगाल की बंगाली और असमिया से संबंधित है। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी और राज्य सरकार के हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने और हमारी विरासत पर गर्व करने और सभी भाषाओं तथा हमारी समृद्ध विरासत पर गर्व करने के दर्शन के अनुरूप है। सरकार ने कहा कि शास्त्रीय भाषाएं भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक के रूप में काम करती है तथा प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सार को प्रस्तुत करती है। 2004 में केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था, जिसमें तमिल को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। एक बार फिर बता दूं, तमिल को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। इसके बाद संस्कृत को 25 नवंबर 2005 को, तेलुगु को 11 अक्टूबर 2008 को, कन्नड़ को 31 अक्टूबर 2008 को, मलयालम को 8 अगस्त 2013 को और उड़िया को 1 मार्च 2014 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि 2013 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें मराठी को शास्त्रीय भाषा देने का दर्जा देने का अनुरोध किया गया था। इस प्रस्ताव को भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति को भेज दिया गया था। LEC ने शास्त्रीय भाषा के लिए मराठी की सिफारिश की। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, आप मान लें कि नवंबर में, और यह राज्य में एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। बीते 25 जुलाई को शिवसेना UBT ने भी केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। पार्टी सांसद अरविंद सावंत ने केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान यह मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र से कंपनियों को गुजरात ले जाया जा रहा है। लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए सावंत ने सवाल किया था कि अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र के नौजवानों को सैलरी कैसे मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, रुख करते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा को करारा झटका लगा है। वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले पूर्व सांसद और दलित नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस में वापसी कर ली है। महेंद्रगढ़ की चुनावी रैली में राहुल की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में वापसी की। इस मौके पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि अशोक तंवर घंटे भर पहले भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उनकी घर वापसी पर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस ने लगातार शोषितों वंचितों के हक की आवाज उठाई है और संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमारे संघर्ष और समर्पण से प्रभावित होकर आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, हरियाणा में बीजेपी की कैंपेन कमेटी के सदस्य और स्टार प्रचारक श्री अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। दलितों के हक की लड़ाई को आपके आने से और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस परिवार में आपका पुनः स्वागत है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बता दें कि अशोक तंवर हिसार से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वह हरियाणा कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। अक्टूबर 2019 में उन्होंने हुड्डा से कथित मनमुटाव की वजह से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह आप में शामिल हो गए थे। जब आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातें होने लगी, तब उन्होंने जनवरी 2024 में आपका भी साथ छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने खुद मनोहर लाल खट्टर को जो है उन्हें पार्टी में खुद शामिल करवाया था। अशोक तंवर हरियाणा में भाजपा चुनाव अभियान समिति के सदस्य और प्रमुख प्रचारकों में शामिल थे। अशोक तंवर को तेज तर्रार नेताओं के रूप में गिना जाता है। एक समय ऐसा भी था जब वो राहुल गांधी के करीबियों में शामिल थे। 2014 में राहुल गांधी ने ही उन्हें हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इससे पहले वो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और यूथ कांग्रेस के प्रभारी भी रह चुके हैं। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हुए मतभेद के बाद तंवर ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब उन्हें पार्टी में फिर से शामिल कराकर कांग्रेस ने दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। तो ये खबर हरियाणा से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर जो है कल वोटिंग होनी है।
5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के 90 विधानसभा सीटों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही जम्मू और कश्मीर के भी 90 विधानसभा सीटों पर के परिणाम 8 अक्टूबर को ही घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर जहां एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहीं पर हरियाणा एक राज्य के तौर पर विधानसभा चुनाव देख रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा पकड़ी गई 5600 करोड़ की कोकीन मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस को जमकर घेरा है। गृह मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स केस में कांग्रेस नेता की संलिप्तता खतरनाक और शर्मनाक है। अमित ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5600 करोड़ रुपए की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। उन्होंने आगे लिखा, कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ वह सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद जो है देखते हुए ड्रग्स के पूरे नियंत्रण का विनाश कर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए कृत संकल्पित है। भाषा के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप जब्त होने के मामले में जांच तेज करते हुए गैंग के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए कई टीम गठित की है। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी के एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेताओं के साथ कथित संबंध होने का पता चला है। उन्होंने कहा कि भारत और विदेश के करीब 1 दर्जन लोग पश्चिम एशिया के देशों से भारत में प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह में कथित रूप से संलिप्त थे। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर में एक गोदाम से 560 किलोग्राम से अधिक कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना जब्त करने का दावा किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5620 करोड़ रुपए। इस मामले में स्पेशल सेल ने 4 लोगों दिल्ली निवासी तुषार गोयल, हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी और मुंबई निवासी भरत कुमार जैन को गिरफ्तार किया और गोदाम में बोरियों में रखे 602 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ को भी जब्त किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत में ड्रग्स तस्करी गैंग चलाने के पीछे गोयल का दिमाग है और पूछताछ में पता चला कि 4 आरोपी दिल्ली और अन्य महानगरों में कॉन्सर्ट, रेव पार्टी आदि में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बेचने की साजिश रच रहे थे। अधिकारी ने कहा कि हमने गैंग के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए कई जो है रणनीति बनाई है और उन्होंने कहा कि जांच टीम को सोशल मीडिया अकाउंट से तुषार गोयल के अनेक फोटो मिले हैं, जिसमें वो कई नेताओं के साथ जो है वो दिखाई दे रहा है। आप कहें खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। गोयल के कथित फेसबुक अकाउंट में उसकी प्रोफाइल पिक्चर में एक बाघ की तस्वीर है और उसने अपना परिचय भारतीय युवा कांग्रेस DYPC के दिल्ली प्रदेश RTI प्रकोष्ठ का अध्यक्ष लिखा है। हालांकि युवा कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि उसे पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 17 अक्टूबर 2022 को संगठन से निष्कासित कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश के कोने कोने से जो है बाहरी को निकालना है। उन्होंने कहा पूरे भारत में कांग्रेस ने तुष्टीकरण का माहौल बनाकर रखा है। जहां भी जाओ कांग्रेस की एक ही बात है कि मियाँ और मुसलमान को कैसे अपने अपने जगह में ले जा सकता है। यदि देश में कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो 75 साल पहले ही अयोध्या में राम मंदिर बन जाता। कांग्रेस ने बाबर को पाल कर रखा था, अब बाबर की जगह रामलला आ गए, लेकिन देश के कोने कोने में बाबर छिपा है। इस बाबर को हमें देश से धक्का मारकर निकालना है। इसके लिए भाजपा को बार बार जितवाना है। हेमंत ने कांग्रेस नेता मामन खान का जिक्र करते हुए कहा, वह कहता है कि हिंदुओं से हिसाब लेगा। मैं मामन को कहना चाहता हूँ, तुमने देखा है ना, आतंक के खिलाफ इजराइल ने जैसा काम किया है, हमारे भारत में भी आतंकवाद के खिलाफ काम होगा। कोई आतंकवादी को बचा नहीं पाएगा। यह देश हिंदू ने बनाया है और कोई हिंदू से हिसाब नहीं ले सकता है। हिंदू ने इस देश को बनाया है और हिंदू ही देश को सुपर पावर बनाएगा। विश्वा शर्मा ने कहा कि इजराइल ने नसरल्ला को मार गिराया तो इंडिया गठबंधन रो रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या सीमा पर सैनिकों के मारे जाने पर ये लोग रोते हैं। उन्होंने कहा जब हिजबुल्लाह का कमांडर मरता है तो ये रोता है।
मैं तो मन ही मन यह कामना करता हूँ कि विश्व में आतंकवाद खत्म होना चाहिए। भगवान इजराइल को और शक्ति दे कि वो आतंकवाद खत्म कर दे। हम शांति प्रिय लोगों के साथ हैं, लेकिन उनके साथ नहीं जो आतंकवाद को अपना धर्म मानते हैं। भगवान इजराइल को और शक्ति दे कि देश विदेश में जितना नसरल्ला है उसका खात्मा हो जाए। ये है असम के सीएम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के बोल, और लगातार ये सुर्खियों में बने रहते हैं। इस तरह की टिप्पणियां जो है टीका टिप्पणियां करते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं। प्रो हिंदू अप्रोच है इनका और प्रो मुस्लिम एंटी मुस्लिम एस्टेब्लिश जो है इनका एस्टेब्लिशमेंट है। अब बढ़ते हैं देश की बाकी खबरों की और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। पत्नी और बेटी के साथ दुबई की सैर कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी राजनीति जारी है। एक बार फिर बिहार सरकार पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है एक्स पर जेडीयू सांसद का एक वीडियो पोस्ट करके उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अधिकारी किसी से नहीं डरते, यही वजह है कि डीएमएसपी की बात छोड़िए, छोटा बाबू भी एमपी का फोन नहीं उठाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम किसी से भी फीडबैक नहीं लेते हैं। तेजस्वी यादव ने विदेश की धरती से नीतीश कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जो जेडीयू सांसद सुनील कुशवाहा का है। सांसद अधिकारियों को फोन करके अपनी बेबसी दिखा रहे हैं। वीडियो में वाल्मीकि नगर से जेडीयू के सांसद सुनील कुशवाहा एक अधिकारी को फोन करके कह रहे हैं कि आपको सुबह से फोन किया जा रहा है लेकिन आप फोन तक नहीं उठाते, तो इससे सरकार की बदनामी होती है। तेजस्वी ने इस वीडियो को हथियार बनाकर नीतीश कुमार पर व्यंग करते हुए जो है वो तीर चला दिया है। तेजस्वी ने लिखा है कि ये वाल्मीकि नगर के जदयू के सांसद हैं। नौकरशाही से त्रस्त बेचारे सांसद महोदय की बेबसी और बेचारगी देखिए। डीएमएसपी को तो छोड़िए, सुबह से फोन किए जा रहे हैं लेकिन छोटा बाबू भी फोन नहीं उठा रहा। नेताओं को सरकार की बदनामी का डर रहता है, लेकिन डीकेएन के मॉडल पर चल रहे बिहार के अधिकारियों को किसी का डर नहीं है। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में लिखा कि सीएम को तो होश ही नहीं है। सीएम अपने ही दल के नेताओं के फीडबैक पर काम नहीं करते, विपक्ष की तो छोड़ ही दीजिए। तेजस्वी ने इस ताज़ा जो है सोशल मीडिया पोस्ट से जो है राजनीतिक गर्मी जो है वो काफ़ी तेज हो गई है। और आपको बता दें कि बिहार में अगले वर्ष 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं जिन पर विधानसभा के चुनाव होंगे और 2 अक्टूबर 2024 को मतलब गांधी जयंती के दिन जन सुराज के जो संरक्षक थे प्रशांत किशोर, उन्होंने पार्टी बना दिया है, ऐलान किया था, जिसकी विधिवत घोषणा कर दी गई। अपने प्रदेश अध्यक्ष के भी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान कर दिया है। तो उसके बाद अब जो है जदयू, बीजेपी और इधर राजद, कांग्रेस और जन सुराज के बीच जो है त्रिकोणीय संघर्ष इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार से शराबबंदी कानून हटाने की बात कहकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राजनीतिक अपमान किया है। उन्होंने इस तरह का वक्तव्य देकर बापू की आत्मा के साथ साथ जन भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंचाई है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने बयान में कहा है कि शराबबंदी कानून से महिलाओं के विरुद्ध हो रही घरेलू हिंसा में काफी कमी आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार शराबबंदी लागू होने से यौन हिंसा के मामलों में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई है। पर प्रशांत को सामाजिक सुधार के विषयों से कोई लेना देना नहीं है। महात्मा गांधी शराब सेवन को एक सामाजिक बुराई मानते थे, इसलिए हमारा सीधा प्रश्न है कि क्या प्रशांत किशोर शराबबंदी को खत्म कर प्रदेश में सामाजिक दुर्गंध फैलाना चाहते हैं? अगर यही उनकी मंशा है तो बिहार की जनता और खासकर महिलाएं इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गए हैं। चुनाव आयोग ने उनके 20 दिन के पैरोल अनुरोध को मंजूरी दे दी है। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें हरियाणा में रहने और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने पर रोक लगा दी है। जेल अधिकारियों के मुताबिक पैरोल के दौरान डेरा प्रमुख उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा में अपने डेरा आश्रम में रहेंगे। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश ले जाया गया है। गौरतलब है कि 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद से यह 11वीं बार है जब गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो पर रिहा किया गया है। उन्हें आखिरी बार 13 अगस्त को 21 दिन की पैरोल दी गई थी
और वे 2 सितंबर को रोहतक की सुनारिया जेल में वापस आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पैरोल एक खास ज़रूरत के लिए दी जाती है और वही पैरोल कारावास से सामान्य ब्रेक होता है। राम रहीम को कई बार राज्य चुनाव या स्थानीय चुनाव या उपचुनावों के दौरान अस्थायी रिहाई की मंजूरी दी गई है। जानकारों ने बताया कि आरोप सिद्ध होने के बावजूद उनकी बार बार रिहाई हरियाणा में उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस ने राम रहीम को पैरोल दिए जाने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता सुभाष ने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और बीजेपी सरकार को चुनाव के दौरान सिंह को पैरोल देने से रोका जाना चाहिए। बीजेपी को चुनाव में हत्या और बलात्कार के दोषी की मदद लेनी पड़ रही है, जो पार्टी के लिए धब्बा है। इससे पहले रोहतक संभागीय आयुक्त ने राम रहीम की अस्थायी रिहाई के लिए वारंट जारी किया था। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि राज्य उनके पैरोल याचिका में तथ्यों की सत्यता और आदर्श आचार संहिता के संबंध में उनके अनुरोध पर निर्णय ले सकता है। हालांकि सरकार ने डेरा प्रमुख की याचिका को कुछ शर्तों के बाद माना है। वारंट में कहा गया था कि राम रहीम को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा में डेरा के आश्रम में रहना होगा। जेल के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक नोट जारी कर बताया, उचित विचार विमर्श के बाद सरकार ने जिला जेल रोहतक में बंद दोषी संख्या 8647 बाय सी गुरमीत राम रहीम सिंह के संबंध में 20 दिनों की अवधि के लिए पैरोल की अनुमति दी है, बशर्ते कि उनके आवेदन में दिए गए तथ्य सत्य हों और इस शर्त के साथ कि उक्त कैदी पैरोल की अवधि के दौरान हरियाणा का दौरा नहीं करेगा। इसके अलावा इस अवधि के दौरान वह कोई सार्वजनिक भाषण नहीं दे पाएंगे या किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा उनकी आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधि में शामिल ना हो। यदि वह किसी आपत्तिजनक गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं तो उनकी पैरोल तुरंत रद्द कर दी जाएगी। राम रहीम को रिहाई वारंट में दिए गए शर्तों का ईमानदारी से पालन करने के लिए 3 लाख रुपए का व्यक्तिगत बॉन्ड और 2 जमानत भी देनी होगी। 2017 में सीबीआई अदालत द्वारा 2 शिष्यों के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राम रहीम 20 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। बाद में उन्हें 2 हत्या के मामलों में भी दोषी ठहराया गया और इस जेल अवधि के बाद उन्हें उन अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी। राम रहीम और 3 अन्य को 16 साल से अधिक पहले एक पत्रकार की हत्या के मामले में जनवरी 2019 में दोषी ठहराया गया था। भारतीय सेना अमेरिकी हथियारों का दस्तावेजीकरण कर रही है, जो संभवतः अफगानिस्तान के रास्ते कश्मीर पहुंचे हैं। घाटी में सेना के शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी। श्रीनगर स्थित चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल घई ने बताया कि ऐसे हथियारों का पता लगाने के लिए अमेरिका के साथ यह मुद्दा उठाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। घाटी की सुरक्षा के लिहाज से इसे चिंताजनक माना जा रहा है। घई ने अफगानिस्तान से आए अमेरिकी हथियारों की घाटी में बरामदगी पर चिंताओं के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब दी। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि हमारी खुफिया एजेंसियों के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मेरा मानना है कि वो इस बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने में सक्षम होंगे कि यह हथियार कहां से आ रहे हैं और वे हमारे देश के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख रखने वाले लोगों के हाथों में कैसे पहुंच रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ने इन हथियारों का दस्तावेजीकरण करने और लोगों की ओर से इसके बारे में जानकारी मांगने के संबंध में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से जारी है और मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ों में मारे गए आतंकवादियों के पास से M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफलें बरामद की है। ऐसा मालूम होता है कि 2021 में अफगानिस्तान से वापसी के बाद अमेरिकी सेना की ओर से छोड़े गए हथियार वो पड़ोसी मुल्क के आकाओं के माध्यम से आतंकियों तक पहुंचे हैं। साल 1980 के दशक में डिजाइन और विकसित की गई M4 कार्बाइन राइफलों का व्यापक रूप से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की ओर से उपयोग किया गया है। बताया जाता है कि पड़ोसी मुल्क के विशेष बलों और सिंध पुलिस की अगुवाई की विशेष सुरक्षा इकाई सहित कई सेनाओं की ओर से भी इसका इस्तेमाल किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल ने यह भी बताया कि कश्मीर में अब लगभग 80 सक्रिय आतंकवादी हैं, जो पिछले वर्षों में सबसे कम संख्या है। श्रीनगर में सेना की 15 कोर के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घई ने कहा कि मल्टी एजेंसी सेंटर की ओर से बताई गई आधिकारिक संख्या लगभग 80 है। यह कई वर्षों में सबसे कम है। उन्होंने आतंकवादियों की मौजूदगी के लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया, जो इस क्षेत्र में आतंकवाद के परिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए संख्या को महत्वपूर्ण सीमा पर रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, जब मैंने पिछले साल कमान संभाली थी तब वे 100 के आंकड़े को पार करने वाली संख्या से निपट रहे थे। अब यह आंकड़ा कम हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हो गया है। खबर है कि मंगलवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 3 लोगों की मौत हो गई है।
हालांकि अब तक साफ नहीं है कि हेलीकॉप्टर प्राइवेट था या सरकारी। हादसा सुबह 7 बजे के आसपास हुआ। आशंका जताई जा रही है हादसे की बड़ी वजह घना कोहरा हो सकती है, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस का कहना है कि हेलीकॉप्टर बुधवार सुबह 6:45 के आसपास पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। उन्होंने जानकारी दी है कि अब तक यह पता नहीं लग सका है कि हेलीकॉप्टर किसका था, क्योंकि उसमें आग की लपटें उठ रही हैं। हादसा बावधान के पास हुआ है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हेलीकॉप्टर ने ऑक्सफोर्ड गोल्फ क्लब के हेलीपैड से उड़ान भरी थी। मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले इस हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। इनमें पायलट परमजीत सिंह और जी के पिल्लई और एक इंजीनियर प्रीतम भारद्वाज थे। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जानकारी से पता चला है कि हेलीकॉप्टर पुणे के हेरिटेज एविएशन का था। हादसे की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें आग की लपटें नजर आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स मतलब IAF ने अंबाला एयरबेस पर तैनात एक लड़ाकू विमान के पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पायलट रेप के आरोपों का सामना कर रहा है और उसे सुरक्षा प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी द्वारा दोषी ठहराया गया है। वायुसेना के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह नोटिस गुरुवार को जारी किया गया, जिसमें विंग कमांडर को यह बताने के लिए कहा गया कि क्यों न उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। वायुसेना ने कहा कि नैतिक कदाचार से जुड़े मामले में वायुसेना की जीरो टॉलरेंस नीति है। एक रिपोर्ट दी थी हिंदुस्तान टाइम्स ने कि 40 वर्षीय विंग कमांडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन पर एक पूर्व सिविलियन इंटर्न द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है और अंबाला एयरबेस पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है। विंग कमांडर अंबाला के वायुसेना स्टेशन में स्थित जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में तैनात हैं। उन्हें जून 2007 में इंडियन एयरफोर्स में कमीशन दिया गया था। दुष्कर्म का आरोप 25 वर्षीय इंटर्न ने लगाया है, जो पालम स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस सेफ्टी में कार्यरत थी। इस संस्थान का संचालन भारतीय वायुसेना के अधीन होता है। विंग कमांडर के खिलाफ भारतीय वायुसेना द्वारा 2 अलग-अलग जांचें की गई हैं। पहली जांच कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के एयर ऑफिसर कमांडिंग AOC द्वारा सुरक्षा उल्लंघन के मामले में की गई, जबकि दूसरी जांच वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख द्वारा दुष्कर्म के आरोपों की जांच के लिए की गई। अंबाला एयरबेस पर सुरक्षा उल्लंघनों के मामले में विंग कमांडर ने वायुसेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश की अनुमति दी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया गया और विमानों की तस्वीरें प्रसारित की। यह एयरबेस देश के सबसे प्रमुख फाइटर बेसों में से एक है, जहां राफेल और जगुआर लड़ाकू विमान तैनात है। विंग कमांडर ने दिल्ली हाईकोर्ट में 28 अगस्त को याचिका दायर कर वायुसेना द्वारा उनके खिलाफ की जा रही 2 जांचों पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि वायुसेना की दोनों जांचें उन्हीं मुद्दों पर आधारित है जो पुलिस द्वारा पहले ही जांच के अधीन है। हालांकि वायुसेना की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन ने अदालत में कहा कि दुष्कर्म के आरोपों पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि यह मामला पुलिस द्वारा जांच के अधीन है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक वायुसेना के अधिकारी अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्रवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन बिना कोर्ट की अनुमति के कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। इंटर्न द्वारा 1 दिसंबर 2023 को कनॉट पुलिस स्टेशन जो है कनॉट पुलिस में दिल्ली में उसमें दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 376 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की और विंग कमांडर के खिलाफ बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोपों की जांच शुरू की। मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना की भेजी गई 22 पन्नों की शिकायत में इंटर्न ने विंग कमांडर पर आरोप लगाया कि वह उसे परीक्षण करने के बहाने कनॉट प्लेस के एक होटल में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। सितंबर 2022 में अंबाला एयरबेस पर एक एयर कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। यह मामला अब 5 नवंबर को फिर से सुना जाएगा। यह घटनाक्रम श्रीनगर में भारतीय वायुसेना के एक बेस पर एक अन्य विंग कमांडर पर उसी एयरबेस पर एक 26 वर्षीय फ्लाइंग ऑफिसर द्वारा बलात्कार का आरोप लगाए जाने के कुछ सप्ताह बाद हुआ है। फ्लाइंग ऑफिसर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि विंग कमांडर ने नए साल की पूर्व संध्या पर उसके साथ बलात्कार किया और आरोप लगाया कि भारतीय वायुसेना द्वारा की गई आंतरिक जांच में कई खामियों के कारण उसे और अधिक मानसिक यातना दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागा चैतन्य और समांता के तलाक पर सियासी टिप्पणी का मामला तूल पकड़ने लगा है। अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी की पत्नी अमला ने इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल को पत्र लिखा है। उन्होंने राहुल से कहा है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं को उनके परिवार पर अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकें। इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना के मंत्री कोंडा सुरेखा से माफ़ी मांगने के लिए भी कहा है। गौरतलब है कि कोंडा सुरेखा ने नागा चैतन्य और समांता के बीच तलाक के लिए
बीआरएस नेता केटी रामाराव को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद उनकी काफी ज्यादा आलोचना हुई है। बता दें कि अमला नागा चैतन्य की सौतेली मां है। बढ़ते हैं अगली खबर की। लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। अमला अकीकेनी ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कोंडा सुरेखा की टिप्पणी को लेकर भी आपत्ति जताई थी। अमला ने कमेंट में लिखा था कि मुझे हैरानी है कि एक महिला मंत्री शैतानों की तरह से व्यवहार कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है और राजनीतिक लड़ाई में सब नागरिकों को निशाना बना रही है। अमला ने आगे कहा कि मंत्री महोदया, क्या आप ऐसे लोगों पर भरोसा करती हैं जिनमें जरा सी भी शालीनता नहीं है? क्या आप उनके द्वारा मेरे पति के बारे में बताई गई झूठी कहानियों पर यकीन करती हैं? यह वास्तव में शर्मनाक है। अमला ने कहा कि वे अपने जहरीले बयानों के लिए कोंडा सुरेखा मेरे परिवार से माफी मांगे। राहुल को संबोधित करते हुए अमला ने लिखा कि अगर नेता खुद को इतना नीचे गिरा लेंगे और क्रिमिनल्स जैसा व्यवहार करेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। उन्होंने आगे लिखा कि राहुल जी, आप अगर इंसानी शालीनता में भरोसा करते हैं तो कृपया अपनी पार्टी के नेताओं को रोकें, अपने मंत्री को मेरे परिवार से माफी मांगने के साथ अपने जहरीले बयानों को वापस लेने के लिए कहें। इस देश के नागरिकों की रक्षा करें। गौरतलब है कि सामंता पहले ही कह चुकी है कि नागा से उसका तलाक एक निजी मामला था। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने लिखा कि यह हमारी आपसी मर्जी से हुआ था। उन्होंने यह भी जोड़ दिया था कि इसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। सामंता ने यह भी कहा कि लोग उनके तलाक को लेकर अनुमान न लगाएं। नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य ने अभिनेत्री सामंता से शादी की थी। अक्टूबर 2021 में दोनों ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर तलाक ले लिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान शुक्रवार सुबह उड़ान भरने के दौरान संदिग्ध रूप से धुआं दिखाई देने के बाद तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर वापस लौट आया। विमानन कंपनी और हवाई अड्डा सूत्रों ने जानकारी दी। हवाई अड्डे के एक सूत्र ने बताया कि मस्कट जाने वाले विमान में धुएं की चेतावनी सुबह करीब 10:30 बजे मिली थी। सूत्र ने बताया कि विमान में 142 यात्री सवार थे और जांच के लिए यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि यह पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि धुआं उठने का क्या कारण है। उन्होंने एक बयान में कहा, हम विमान परिचालन के हर पहलू में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं। जानकारी के मुताबिक चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। बयान में कहा गया है कि फ्लाइट IX 549 के टेक ऑफ के दौरान पता चला कि धुआं निकल रहा है। इसके बाद विमान को वापस लौटा लिया गया। अब तक किसी तरह की आग लगने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पता लगाया जा रहा है कि धुएं का कारण क्या था। एयर इंडिया का कहना है कि घटना की जांच की जाएगी। इससे पहले 4 सितंबर को नई दिल्ली से बहरीन जाने वाली फ्लाइट में टेक ऑफ के दौरान कोई तकनीकी दिक्कत आ गई थी। इसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। मामले की जांच के आदेश DCGA ने दिए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जुड़ी है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा के लिए सोनीपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि यहाँ की जलेबी पूरे देश में बेची जानी चाहिए। उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कही। इसको लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी का खूब मजाक उड़ाया। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि क्या जलेबी फैक्ट्री में बनती है। अब राहुल गांधी ने अपने बयान को विस्तार से समझाया। शुक्रवार को एक लंबे ट्वीट में राहुल ने कहा, हाल ही में मैंने गोहाना की स्वादिष्ट जलेबियों के बारे में बात की और इसे बड़े पैमाने पर बेचने की संभावना पर जोर दिया। भारत में ऐसे 5500 क्लस्टर हैं जहां छोटे उत्पादक हैं जो अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेच सकते हैं। यदि उन्हें सही समर्थन मिले, इन्हें वित्त, तकनीक, नेटवर्क, ब्रांडिंग और बेहतर संगठन की नीतियों की जरूरत है। इस सहायता से दुनिया न केवल हमारी मिठाई का आनंद ले सकती है बल्कि सोपोर के सेब, बल्लारी के जिन्स, कोल्हापुरी चप्पल, मेघालय के अनानास, बिहार के मखाने, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और बहुत कुछ का आनंद ले सकती है। बनारसी साड़ियों की वैश्विक सफलता इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि क्या संभव है। राहुल ने आगे लिखा, भारत को तीव्र आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता है जिससे सभी को लाभ हो और एक अधिक उत्पादक अर्थव्यवस्था जो वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सके। यह केवल हमारे छोटे व्यवसायियों को सशक्त बनाकर ही किया जा सकता है, न कि मोदी जी की तरह कुछ क्रॉनी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करके। इस तरह का समावेशी विकास ही करोड़ों औपचारिक नौकरियों का सृजन करने का एकमात्र तरीका है जिसकी भारत को युवा, शिक्षित और ऊर्जावान पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने और भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यकता है।
उन्होंने लिखा कि हरियाणा और भारत में भाजपा ने अर्थव्यवस्था को फेल कर दिया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को अनौपचारिक नौकरियों में धकेल दिया है और छोटे व्यवसायियों को नष्ट करके लाखों लोगों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। उनकी एकमात्र रुचि अडानी द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित उत्पादों में है। हरियाणा के लोग इसे अच्छी तरह से समझते हैं। वे जल्द ही मोदी जी की पूंजीवादी नीतियों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अगला प्रहार करेंगे। गोहाना में एक रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मशहूर जलेबी निर्माता माथुराम हलवाई का डिब्बा दिखाया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी जलेबी पूरे देश में बेची जानी चाहिए और निर्यात की जानी चाहिए, जिससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी माथुराम जलेबी दूसरे राज्यों में बिकती है और निर्यात भी की जाती है तो एक दिन उनकी फैक्ट्री में 20,000 से 50,000 और लोग काम कर सकते हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि बड़े उद्योगपतियों खासकर अंबानी और अडानी को ऋण मिल रहे हैं, जबकि छोटे व्यवसायियों जैसे जलेबी फैक्ट्रियों को वित्तीय समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इसके जवाब में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा, राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री को अमेरिका में स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि गोहाना की जलेबी अमेरिका भेजी जाए, ये समझना जरूरी है कि जलेबी बनती कहाँ है। राहुल गांधी अपना होमवर्क नहीं करते हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की। एक तमिलनाडु में टाटा के होसूर प्लांट में आग लगने के कारण जो है निश्चित काल के लिए उत्पादन ठप हो गया है। जो देश में कॉन्ट्रैक्ट निर्माता फॉक्सकॉन और दूसरे प्लांट में अपने खुद के आईफोन असेंबली के लिए आईफोन बैक पैनल और कुछ अन्य पार्ट्स का एकमात्र भारतीय आपूर्ति करता है। हांगकांग स्थित काउंटर पॉइंट रिसर्च ने राइटर्स को बताया कि उसका अनुमान है कि अक्टूबर के अंत से नवंबर की शुरुआत तक चलने वाली भारतीय त्योहारी सीजन के दौरान आईफोन 14 और 15 के मॉडल की 1.5 मिलियन यूनिट की स्थानीय बिक्री होगी, जबकि आग के कारण एप्पल को उस मांग का 15% पूरा करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। काउंटर पॉइंट के सह स्थापक नील शाह ने कहा कि भारत से पुराने आईफोन मॉडल के उत्पादन पर 10 से 15% प्रभाव पड़ेगा। एप्पल अधिक घटकों का आयात करके और भारत की ओर अधिक निर्यात सूची को फिर से बेचकर उस प्रभाव की भरपाई कर सकता है। स्थानीय बिक्री के अलावा भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक टाटा ने 31 अगस्त तक के वर्ष में नीदरलैंड और यूएसए को आईफोन के साथ साथ कुछ पार्ट्स चीन को भी निर्यात की, जिनकी कुल कीमत $250 मिलियन से अधिक थी, जैसा कि वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध सीमा शुल्क आंकड़ों से पता चलता है। उद्योग पर नजर रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि दक्षिण भारत में टाटा समूह के एप्पल आईफोन कलपुर्जे बनाने वाली संयंत्र में लगी आग से व्यापक क्षति के कारण त्योहारी सीजन में बिक्री में तेजी से पहले उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे अमेरिकी कंपनी के आपूर्तिकर्ताओं को महत्वपूर्ण कलपुर्जे चीन या अन्य स्थानों से मंगवाने पड़ सकते हैं। काउंटर पॉइंट ने कहा कि एप्पल के आपूर्तिकर्ता आमतौर पर बैक पैनल का 3 से 4 सप्ताह का स्टॉक रखते हैं। हालांकि मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक उद्योग स्रोत ने अनुमान लगाया कि एप्पल के पास 8 सप्ताह का स्टॉक होने की संभावना है और इसलिए इसका तत्काल प्रभाव नहीं दिखेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि उत्पादन निलंबन जारी रहता है तो अमेरिकी कंपनी चीन में एक और असेंबली लाइन स्थापित कर सकती है या भारत के आईफोन निर्माताओं के लिए पुर्जे सुरक्षित करने के लिए वहां शिफ्ट जोड़ सकती है। आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों में ने आमतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के अभियान पर छाया डाली है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में। पिछले साल भारत में अलग अलग आग की घटनाओं के कारण आपूर्तिकर्ताओं फॉक्सलिंक और पेगाट्रॉन को कुछ समय के लिए परिचालन रोकना पड़ा, क्योंकि अधिकारियों ने पाया कि फॉक्सलिंक की सुविधा में अधिकांश अग्नि सुरक्षा उपकरण काम नहीं कर रहे थे। हाल के वर्षों में ठेकेदार विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन भी श्रमिक अशांति से प्रभावित हुए हैं। साइबर मीडिया रिसर्च के उपाध्यक्ष ने कहा, ये अस्थायी झटके हैं। सुरक्षा और परिचालन मानकों में सुधार के लिए निरंतर प्रयास उभरते वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। टाटा भारत में एप्पल के सबसे नए आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, जिसका विश्लेषकों का अनुमान है कि इस साल कुल वैश्विक आईफोन शिपमेंट में 20 से 25% का योगदान होगा, जो पिछले साल 12 से 14% था। आग से प्रभावित प्लांट में 20,000 कर्मचारी काम करते थे। उसी टाटा कॉम्प्लेक्स में एक और यूनिट इस साल के अंत में पूर्ण आईफोन बनाना शुरू करने वाली थी और यह स्पष्ट नहीं है कि इस घटना के कारण इसमें देरी होगी या नहीं। टाटा का एक और आईफोन प्लांट बेंगलुरु के पास है, जिसे उसने पिछले साल विस्ट्रॉन से खरीदा था, और दूसरा प्लांट तमिलनाडु में चेन्नई के पास है, जिसे वह पेगाट्रॉन से खरीदने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बेंगलुरु के 3 प्रतिष्ठित कॉलेजों को बम की धमकी वाला एक ईमेल भेजा गया है। ईमेल मिलने के बाद कॉलेजों में हड़कंप मच गया है और पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल अधिकारी जांच कर रहे हैं और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जा रही है। बम की धमकी वाला ईमेल बेंगलुरु के 3 प्रमुख कॉलेजों को भेजा गया। शुक्रवार को BMS कॉलेज, MS रमैया कॉलेज और BRT कॉलेज को ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी में कहा गया कि इन संस्थानों में बम रखे गए हैं। ये कॉलेज सदाशिव नगर, हनुमंत नगर और बसवनगुड़ी में स्थित हैं। इससे पहले दिल्ली NCR के 150 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला था। दरअसल दिल्ली NCR के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो भेजे गए ईमेल का IP एड्रेस रूस का है। पुलिस ने बताया था कि ईमेल भेजने में विदेश के स्टैब्लिश सर्वर और डार्क वेब का इस्तेमाल हो सकता है। पहले भी कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है और ज्यादातर मामलों में ईमेल भेजने वाले का पता नहीं चलता। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनसुराज पार्टी के स्थापना अधिवेशन में प्रशांत हर बात के बाद भीड़ से मुखातिब हो रहे थे। हर मुद्दे पर भीड़ से हामी भरवा रहे थे। पटना के वेटनरी मैदान में बुधवार को पूरे भाषण के दौरान यह सिलसिला चला। पूरे भाषण में समस्या के साथ निदान बताने के लिए पीके ने हर उदाहरण का सहारा लिया। यहाँ तक कि पूर्व CM लालू प्रसाद के राज में पिछड़ों को आवाज मिलने और नीतीश कुमार की सरकार में बिजली सड़क मिलने की बात पर भी भीड़ से हामी भरवाई। इसके बाद अपने असल मुद्दे पर आए। रोजगार और शिक्षा पर पीके के बताए फॉर्मूले पर भीड़ काफी उत्साहित दिखी। शराबबंदी खत्म करने की बात पर उन्होंने भीड़ से 2 बार समर्थन मांगा। कई मुद्दों पर वे हाँ और ना दोनों में जवाब मांग रहे थे। कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ और कब तक खर्च होंगे, इसका फार्मूला भी बताते चल रहे थे। उन्होंने भाषण के अंतिम दौर में पार्टी के अध्यक्ष के नाम की घोषणा पर भी भीड़ से कई बार स्वीकृति मांगी। वे भीड़ और लोगों को जोश देखकर उत्साहित थे। प्रशांत की हर बात पर भीड़ शोर के साथ स्वीकृति दे रही थी। इस बीच पीके ने कहा कि वो अपने बच्चों को याद कर बताइए कि क्या कभी शिक्षा और रोजगार के लिए वोट किया है। उन्होंने 2-3 बार सवाल दोहराया। भीड़ में इस दौरान पूरा सन्नाटा छा गया था। राज्य के विभिन्न इलाकों से लगभग सभी तबके और हर उम्र के लोग रैली में आए थे। प्रशांत ने भी इस पर जोर दिया। युवा पंचायत प्रतिनिधि भी शरीक थे। युवक युवती भी पहुंचे थे। इस दौरान टिकट के लिए शक्ति प्रदर्शन करने वालों की भी तादाद अच्छी रही। जनसुराज से चुनाव लड़ने वाले भीड़ से अलग दिखने के लिए गाजी बाजी के साथ पहुंचे थे। जनसुराज के वॉलंटियर विशेष ID व ड्रेस में भीड़ से लेकर ट्रैफिक में थे खड़े दिखे। भीड़ को रास्ता दिखाने व कुर्सी पर बैठाने तक की जिम्मेदारी इनके पास थी। प्रोफेशनल भी लगे हुए थे। जनसुराजी और पीके के साथ पदयात्रा में शामिल लोगों को अलग अलग जवाबदेही दी गई थी। बाढ़ से जुड़ी एक अहम खबर। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बाढ़ग्रस्त इलाके के रैयतों की बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। बाढ़ में बह गए जमीन के दस्तावेज को लेकर परेशान रैयतों को राहत देते हुए मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जमीन के कागजात को लेकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार उन सभी रैयतों को कागजात मुहैया कराएगी जिनके दस्तावेज बाढ़ में बह गए हैं या पानी में डूबने से खराब हो गए। 1 साल के अंदर जमीन मालिकों को विभाग कागजात उपलब्ध कराएगा। मंत्री ने कहा कि जमीन के कागजात को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की है। इसे लेकर सभी अंचलाधिकारी को आदेश भी जारी कर दिया गया है। पिछले दिनों नेपाल में आई भारी बारिश के बाद तमाम बैरेज को खोल दिया गया, जिसके बाद कई तटबंध टूट जाने से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। अचानक पानी गांव और घर में घुस जाने के कारण ज्यादातर लोग घर में रखे कागजात नहीं निकाल पाए। घर में रखे डॉक्यूमेंट भीग कर नष्ट हो गया है, जिसके कारण कई लोगों को सर्वे का काम नहीं होने का डर सताने लगा है। ऐसे लोगों को विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार रैयतों की समस्या बखूबी समझ रही है। उनके लिए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी, इसलिए रैयतों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों के रैयतों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन का कागजात उपलब्ध कराएगा। इसमें किसी तरह की परेशानी रैयतों को नहीं झेलनी पड़ेगी। बिहार में से 16 जिले किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, कटिहार और खगड़िया बाढ़ग्रस्त जिले हैं। यहाँ रहने वाले रैयत जमीन के सर्वे को लेकर परेशान हैं, लेकिन मंत्री दिलीप जायसवाल के आश्वासन के बाद अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में अगले वर्ष चुनाव है। सीएम नीतीश कुमार अपने सुशासन और विकास की छवि पर राज्य की जनता से वोट मांगने निकलेंगे। इसी कड़ी में अगले साल यानी 2025 के जुलाई महीने में पटना मेट्रो की शुरुआत की जाएगी।
पटना मेट्रो को लेकर नया अपडेट आ गया है कि सिर्फ 10 महीने बाद बिहार में मेट्रो चलने लगेगी। मेट्रो शुरू होते ही पटना देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा जहां के लोग मेट्रो की सेवा ले पाएंगे। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन PMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC की देखरेख में निर्माण का काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। पटना मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। अगर पटना में आप घूमने निकलेंगे तो देख सकेंगे कि दिन रात लोग इस काम को पूरा करने में लगे हैं। बता दें कि फर्स्ट फेज का काम जुलाई 2025 में पूरा होगा। इसमें 26 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। पटना की पहली मेट्रो मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक दौड़ेगी। फिर से तख्त, हरमंदिर साहिब, गुरुद्वारा, पटना हवाई अड्डा और पटना जंक्शन से भी जोड़ा जाएगा। इन जगहों से जुड़ने के कारण लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। भीड़ और जाम से उन्हें छुटकारा मिलेगा। पटना मेट्रो को लेकर अपडेट में बताया गया है कि अब सिर्फ 10 महीने का ही इंतजार बाकी है। पटना से 28 किलोमीटर दूर बिहटा में बन रहे नए एयरपोर्ट को भी मेट्रो से जोड़ा जा सकता है। इस एयरपोर्ट को बनाने के बजट 1400 करोड़ रुपए रखा गया है। पटना में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इस एयरपोर्ट की जरूरत महसूस हुई। बिहटा में एयरपोर्ट बनाने से आसपास के जिले के लोग काफी खुश हैं। आरा के लोगों की मांग है कि बिहटा तक मेट्रो का विस्तार किया जाए। बड़ी संख्या में आरा के लोगों ने बिहटा यहां तक मेट्रो चलाने की मांग की है। मेट्रो के आते ही पटना शहर की तस्वीर बदल जाएगी। लोगों को ऑटो वालों की मनमानी से निजात मिलेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका को याचिकाकर्ता अधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा शुक्रवार को वापस ले लिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने इसे खारिज भी कर दिया है। कोर्ट का कहना था कि याचिका में पर्याप्त ब्यौरा नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि वर्तमान में हो रहे सर्वे में बहुत खामियां हैं। कोई कानूनी तंत्र नहीं अपनाया गया है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई की गई। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि वर्तमान सर्वे से स्थिति और बदतर हो जाएगी, जिसकी वजह से भविष्य में मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान सर्वे में भविष्य में आने वाली कठिनाइयों की अनदेखी की गई है। याचिकाकर्ता ने 7 सितंबर 2024 को राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अभ्यावेदन दिया था। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें जमीन पर अधिकार को लेकर अदालत के मामले अभी लंबित हैं। याचिका में राज्य के चीफ सेक्रेटरी और राज्य के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को प्रतिवादी बनाया गया। बढ़ते हैं खबर। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाले साल में छुट्टियों की बहार है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट में राज्यकर्मियों के लिए अगले वर्ष यानी 2025 की छुट्टियों के कैलेंडर को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि 2025 में 2024 के मुकाबले 4 छुट्टियां ज्यादा मिलने वाली हैं। बता दें कि साल 2024 में राज्यकर्मियों को 36 छुट्टियां मिली थी। इसमें सामान्य अवकाश 15 दिनों का, जबकि सार्वजनिक अवकाश 17 दिनों का था। इसके अलावा ऐच्छिक अवकाशों की संख्या 20 है, जिसमें से वे कोई 3 छुट्टी ले सकते हैं। इसके साथ 1 दिन की वार्षिक लेखाबंदी की छुट्टी शामिल है। बता दें कि साल 2024 में राज्यकर्मियों को 36 छुट्टियां ही मिली थी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अगले वर्ष के लिए NI एक्ट के तहत 21, ऐच्छिक अवकाश के तहत 22, जबकि कार्यपालक आदेश के तहत 16 छुट्टियां स्वीकृत की गई है। NI एक्ट के तहत 3 छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं, जबकि वार्षिक लेखाबंदी के लिए 1 अप्रैल मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में उपवर्गीकरण के अपने फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 1 अगस्त को इस संबंध में फैसला दिया था और कहा था कि यदि राज्य सरकारों को जरूरी लगता है कि SC और ST कोटे के भीतर ही कुछ जातियों के लिए सब कोटा तय किया जा सकता है। इसका एक वर्ग ने विरोध किया था और आंदोलन भी हुआ था। इसके अलावा याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन पर ही शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने विचार करने से इनकार कर दिया। 7 जजों की बेंच ने कहा कि उस फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिस पर पुनर्विचार किया जाए। अदालत ने कहा, हमने पुनर्विचार याचिकाओं को देखा है। ऐसा लगता है कि पुराने फैसले में ऐसी कोई खामी नहीं है जिस पर फिर से विचार किया जाए, इसलिए पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया जाता है। जस्टिस BS गवई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा इस बेंच में शामिल थे। अदालत ने कहा कि याचिकाओं में कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है कि आखिर क्यों 1 अगस्त के फैसले पर कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की।
लेकिन उससे पहले एक और खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। असम के सोनापुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके अलावा वहां बसे लोगों को हटाने पर भी फिलहाल रोक लगाई है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार को असम सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। इस बीच असम में एक्शन लेने जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि असम सरकार शीर्ष अदालत की अवमानना कर रही है। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने उन 48 लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी जिन पर जो है असम सरकार ने बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की थी। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है। इन लोगों ने अपनी अर्जी में कहा कि जब शीर्ष अदालत की ओर से किसी के घर पर बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाई है तो फिर यह कार्रवाई क्यों की गई है। ऐसा किया जाना तो अदालत की भी एक तरह से अवहेलना है या अवमानना है। इसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है और तब तक एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने इससे पहले 17 सितंबर को दिए अपने आदेश में कहा था कि कोर्ट को की परमिशन के बिना बुलडोजर एक्शन न किया जाए। हालांकि तब बेंच ने यह भी कहा था कि सड़कों, रेलवे लाइनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन के लिए कोई ऐसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सोनापुर गुवाहाटी के बाहरी इलाके में आता है और कामरूप जिले में है। इस इलाके के कई स्थानों पर जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को चिन्हित किया था। प्रशासन का कहना है कि आदिवासी क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण करके घर बनाए गए हैं। इसके खिलाफ सोनापुर के इन लोगों की अर्जी दाखिल करते हुए वकील ने कहा कि उनके घरों को पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उन्हें अचानक ही अवैध निर्माण घोषित कर दिया गया और बुलडोजर भेज दिए गए। इन लोगों का कहना है कि हमारे पास इस इलाके की पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसलिए हमारे पास निर्माण करने का अधिकार है। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। भारत में जल्द ही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पटरी पर दौड़ने वाली है। जर्मनी की TUV SUD ट्रेन को लेकर सुरक्षा के लिए सेफ्टी ऑडिट करवाने वाली है। इस मामले के जानकार लोगों का कहना है कि दिसंबर 2024 में ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो सकता है। इसके साथ ही भारत जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के साथ लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इन देशों में पहले से ही हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन सबसे पहले जिन सोनीपत सेक्शन पर चलाई जा सकती है। हरियाणा में ट्रेन के लिए हाइड्रोजन 1 मेगापार्ट पॉलीमर इलेक्ट्रॉनिक्स मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोनाइजर से मिलेगी, जो कि जिंद में स्थित होगा। यहाँ रोज करीब 430 किलोग्राम हाइड्रोजन बनाई जाएगी। यहाँ 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोरेज की क्षमता होगी। चलिए अब खबर खत्म होता है। आप देख रहे थे न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। ये था न्यूज़ ट्रायल का स्पेशल या कहें तो सुपर स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन, डेली न्यूज़ बुलेटिन, जो कि कुछ एक दिनों के गैप पर होता है, तो 1 घंटे या उससे ज़्यादा का होता है। मैं उत्कर्ष कुमार न्यूज़ ट्रायल के लिए पटना बिहार से। आप अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। फिर से बुलेटिन के साथ हम हाजिर होंगे। बाय। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत।